सबसे पहले बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की। तो शुक्रवार यानी कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चलेगी। शुक्रवार सुबह 10 बजे से नामांकन शुरू हो जाएंगे। खास बात यह है कि प्रत्याशी रविवार की छुट्टी के दिन भी नामांकन कर सकेंगे। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच नामांकन की जांच होगी। दावेदार 2 जनवरी की शाम 4 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 100 नगर निकाय में चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने 23 जनवरी को वोटिंग की तारीख तय कर दी है, जबकि 25 जनवरी को चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, नगर निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारी कम से कम नामांकन को लेकर तो हो चुकी है। आज से नामांकन की शुरुआत हो रही है। किस तरह से इसे लेकर तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से सारी तैयारियां की गई हैं और नामांकन प्रक्रिया अभी से थोड़ी ही देर बाद यानी 10 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 30 दिसंबर तक चलेगी। यानी 3 दिनों तक नामांकन किया जा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि बीच में रविवार का दिन भी पड़ेगा और नामांकन इस दिन भी किए जा सकते हैं, क्योंकि जो चुनाव का शेड्यूल चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है बहुत ही टाइट शेड्यूल है और बहुत ही कम समय में चुनाव घोषित हुआ है। इसलिए जो नामांकन की प्रक्रिया है उसे भी जो है 3 दिनों तक सीमित किया गया है। अगले 2 दिनों तक नामांकन पत्रों की फिर जांच होगी और फिर अगले 2 जनवरी को नाम वापसी यानी अंतिम जो नाम वापसी हो सकेगी वो 2 जनवरी शाम 4 बजे तक हो सकेगी। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। जितनी भी जहां पे भी मुख्यालय हैं वहां पर तो तैयारियां की गई हैं, साथ ही कुछ तहसीलों में भी तैयारियां की गई हैं जहां पर नामांकन दाखिल किया जा सकता है। अलग अलग नगर निकायों के लिए अलग अलग आरओ रिक्रूट किए गए हैं। यहां पर जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो पार्षद हो, सभासद हो या फिर नगर निगमों के मेयर हो या फिर नगर पालिका नगर पंचायतों के चेयरमैन के लोग हों, दावेदार हों, वो सभी इसमें नामांकन कर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है किसी भी स्तर पर। तो ऐसे में नामांकन पे आज हमें ज्यादातर जो लोग दिखेंगे या तो छोटे दलों के लोग दिखेंगे, क्षेत्रीय दलों के लोग दिखेंगे, या फिर हमको निर्दलीय लोग दिखेंगे, या जो लोग इंडिविजुअली चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों के वो लोग नामांकन पत्र आज लेते हुए दिखेंगे। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी तैयारियां, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे पूरे किए हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में उन लोगों के बीच में एक उत्साह तो देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, 10 बजे हम भी जहां पर नामांकन होगा वहां पर रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके बीच में भी एक चहल पहल है, और जो लोग इसमें वोटिंग करना चाहते हैं नगर निकाय के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो भी अपनी नई सरकार को चुनने के लिए थोड़ा सा उत्साहित तो जरूर दिख रहे हैं। शैलेंद्र, यानी सभी तरफ उत्साह है और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तक कांग्रेस और बीजेपी यानी कि बड़े दल अपने प्रत्याशी को नहीं उतार पाए, तो कहा यह जा रहा है कि आज निर्दलीय ही ज्यादातर नामांकन भरते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निकाय चुनाव में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन कई निकायों में आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। आज हाईकोर्ट आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अल्मोड़ा, द्वाराहाट, सेलाकुई समेत कई निकायों के आरक्षण को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की गई है। सेलाकुई में ओबीसी आरक्षण को गलत बताया है, तो अल्मोड़ा में भी ओबीसी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। हालांकि आज अब इन सभी मामलों में सुनवाई होनी है। कई मामलों में तो कहा गया है कि पहले जो आरक्षण दिया गया था उसकी जन सुनवाई के बाद ही आरक्षण में बदलाव कर दिया गया है, जिससे उनको अपनी बातों को रखने का मौका तक नहीं मिला। और इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, देखिए, एक तरफ तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और कुछ जगहों पर ऐसा है कि वहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आज इसी मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कितने बजे से ये सुनवाई शुरू होगी? देखिए नीलू, 12 बजे से लगभग कोर्ट इन सारे मामलों पर सुनवाई करेगा। और जिस तरह से आज इलेक्शन प्रक्रिया शुरू हुई है स्टेट में, और उसके अलावा जो कोर्ट है वो आरक्षण के कई मामलों पर सुनवाई करेगा, क्योंकि अल्मोड़ा जो नगर पालिका है वो पहले महिला के लिए आरक्षित कर दी गई थी और उसके बाद अब ओबीसी के लिए कर दिया गया है। हालांकि जो पूर्व चेयरमैन शोभा जोशी हैं वो हाईकोर्ट पहुंची है और उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है, सरकार ने जैसे ही आपत्तियां सुनी हैं और उसके बाद
बाद तुरंत आचार संहिता लागू कर दी गई और सीट को ओबीसी अल्मोड़ा के लिए कर दिया गया, क्योंकि जो अल्मोड़ा की जनसंख्या है वो ओबीसी मात्र 9% है। क्योंकि अगर ओबीसी का क्रम जारी करना था तो जो बड़े नगर निगम हैं या फिर जो बड़ी नगर पालिकाएं हैं या जो तराई के इलाकों में ओबीसी की बहुत जनसंख्या है, पहले वहां पर किया जाना चाहिए था। इसके अलावा सेलाकुई का एक मामला है। सेलाकुई जो निकाय है वहां का भी एक आरक्षण का, ओबीसी का ही आरक्षण का मामला है। और इसके अलावा दोराहट का मामला है। 7 से 8 जो याचिकाएं हैं वो कल भी मेंशन हुई हैं, वो भी आज कोर्ट में सुनवाई के लिए आएंगी। हालांकि राहत मिलने की उम्मीद कम दिखती है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोर्ट इन सारे मामलों को लेकर ये जरूर कह सकता है कि अगर आप इन मामलों को चैलेंज करना चाहते हैं, इलेक्शन प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू कर दी है, चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है, तो आप इलेक्शन के बाद चुनावी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मामला एक भी नगर पंचायत, नगर निकाय या फिर नगर निगम का कोर्ट में फंसा और कोर्ट ने उस मामले को स्टे कर दिया तो पूरे राज्य के आरक्षण पर इसका असर पड़ सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि आज दिन तक सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा तो कहीं ना कहीं सरकार या फिर जो चुनाव आयोग है उसके लिए भी एक चिंता की लकीर है। हालांकि जो चुनाव आयोग है, राज्य सरकार है, उनकी सभी की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। बिल्कुल, चलिए इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देहरादून में गुरुवार को बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग हुई, जिसमें निकाय चुनाव के टिकटों पर फाइनल मुहर लगाई गई। पहले नगर पंचायत और नगर पालिका के टिकटों पर बातचीत हुई और उसके बाद नगर निगमों पर भी चर्चा हुई। अब आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें नगर पालिका और नगर पंचायतों के टिकट का ऐलान हो सकता है, जबकि मेयर की सीटों के लिए दिल्ली से मंजूरी के बाद ही टिकटों का आवंटन होगा। इस मीटिंग में अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल हुई। वहीं सीएम धामी वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़े। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा के साथ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, अजय भट्ट, माला राज्यलक्ष्मी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। कुछ नाम जो आए हैं उन लोगों पर चर्चा हुई है। बैठक में भी विस्तार के साथ चर्चा हुई है। प्रत्याशियों के नामों के चर्चा के साथ साथ किस प्रकार से चुनाव में हमको आगे जाना है उस पर भी चर्चा हुई है और बहुत ही सकारात्मक फीडबैक है। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया वो भी पूरी हो रही है और बहुत जल्दी ही आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने की शुरुआत करेंगे। और बीजेपी में स्थानीय निकाय के टिकट बंटने से पहले ही असंतोष दिखने लगा है। गुरुवार को पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के घर पर तमाम कार्यकर्ताओं का जमघट लगा। गुलर भोज नगर पंचायत में एक टिकटार्थी के समर्थन में कार्यकर्ता सामने आए थे और इसी दौरान अरविंद पांडे बोलने लगे और बोलते बोलते अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को खरी खोटी सुनाने लगे। हालांकि पूर्व मंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर पार्टी पदाधिकारी रहे। आपको बता दें कि एक समय में दबंग राजनेता की छवि रखने वाले अरविंद पांडे पहले भी कुछ मंचों पर अपना दर्द बयां कर चुके हैं। कुछ धंधेबाजी की वजह से और कुछ भाग्य की बदौलत भारतीय जनता पार्टी पे कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया पदों पे और वो लोग ऐसे भाग्य विधाता बने हुए हैं कि मेरे जैसे निष्ठावान लोगों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। बड़े लोग, माता बहनों ध्यान देना, साजिश। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी मीटिंग हुई है। नेता प्रतिपक्ष शावाल आर्य के घर पर यह मीटिंग हुई, जिसमें कई सीनियर नेता मौजूद रहे। नगर पालिका और नगर पंचायत उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 1-2 दिन में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें पहले मेयर और फिर नगर पालिका और नगर पंचायत की लिस्ट आएगी। इसके लिए सारी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। देखिए, आज भी बहुत गंभीर मनन और चिंतन हुआ है और विशेषकर मेयर सीट में हम किस किस को उम्मीदवार बना सकते हैं, इन बातों पर चिंतन हुआ है। नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं और जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं वो उनके वार्ड का मामला भी है। तो हमें उम्मीद है कि हम 1-2 दिन में पहले राउंड में मेयर, फिर उसके बाद हम नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर पंचायतों के टिकट
फाइनल कर देंगे। निकाय चुनाव में महिलाएं एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनने वाली हैं और इसका कारण है वोटिंग में उनका दबदबा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आधी आबादी के वोट से नगर निकायों में भी अपनी जीत की उम्मीदवारी सजे हुए हैं। उत्तराखंड में निकायों के लिए 23 जनवरी को होने वाले मतदान में 30,60,000 वोटर्स वोट करेंगे, जिनमें अकेले महिला वोटर्स की संख्या करीब 15 लाख के आसपास है। उत्तराखंड का पैटर्न बताता है कि चुनाव कोई भी हो, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा महिलाएं वोट डालने जाती हैं। इसलिए निकायों की सियासत भी महिला वोटर्स के इर्द गिर्द केंद्रित रहने वाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 65% वोट पड़े थे। यहाँ भी पुरुषों की तुलना में 4.5% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत करीब 56% था, तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत 3% ज्यादा यानी कि करीब 59% रहा। हाल में हुए केदारनाथ उपचुनाव में 61% महिलाओं ने मतदान किया था, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 6% कम महज 55% रहा। बीजेपी को महिलाओं के बढ़ चढ़कर मतदान करने के इसी वोट परसेंटेज से उम्मीद है। मोदी जी इतना महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं, तो निश्चय ही महिला पार्टी से जुड़ रही है, झुकाव बीजेपी की तरफ है और अधिक से अधिक महिलाएं पार्टी से जुड़कर और बहुत अच्छी विजय हासिल करेंगी। प्रदेश के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी में तो निकाय चुनाव में पुरुष और महिला वोटर का आंकड़ा लगभग बराबर है। ऐसे में लोकसभा से लेकर विधानसभा और फिर केदारनाथ बाई इलेक्शन तक के अनुभवों से सीख लेते हुए कांग्रेस भी महिला वोटर्स को गंभीरता से ले रही है। देखिए, महिला वोटर्स बीजेपी की बपौती नहीं है, वो महिला कांग्रेस जो है, महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस की भी हैं, भाजपा की, सब पार्टी में विश्वास करती हैं। और कांग्रेस ने जो इस देश को जो देन कांग्रेस की है, स्कूल, शिक्षा, रोजगार, उसको कोई महिला, आज जिस महिला का बेटा बेरोजगार है, जिसको शिक्षा में रिश्वत देनी पड़ रही है, 40-40 लाख में हाकम सिंह जैसे लोग जो उनको एडमिशन दिला रहे हैं, तो क्या वो महिला बीजेपी को वोट करेगी? तो ये जो महिलाएं हैं, इनका कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं किया। और ये महिलाएं वो हैं जो अंकिता भंडारी के मुद्दे पे वीआईपी का नाम पूछती आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश है। अपनी उस छोटी बहन के लिए न्याय मांगती आ रही है, लेकिन उस बच्ची के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। उत्तराखंड का वोटिंग पैटर्न और निकाय चुनाव के वोटर्स की कुल संख्या बताती है कि शहर की सरकार के चुनाव में भी आधी आबादी की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है और महिलाओं का वोट ही नतीजे तय कर सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आचार संहिता लगते ही नैनीताल पालिका के डीएम के आदेशों का पालन शुरू कर दिया है। नैनीताल में नगर पालिका ने सभी पोस्टर बैनर को सड़कों से हटा दिया। शहर के 13 वार्डों के साथ मॉल रोड और सुखाताल से अभियान के तहत बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं। साथ ही पालिका ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि बिना अनुमति के पोस्टर शहर में कहीं भी न लगाएं। आचार संहिता के में जो नियम है, उन नियम सभी को पालन किया जा रहा है और फिलहाल होर्डिंग और इत्यादि पर काम किया जा रहा है कि जो जहाँ पर ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर लगे हैं वो हटाए जा रहे हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है और 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन चुनाव के दौरान ठंड की छुट्टियों और स्नोफॉल की संभावना ने उम्मीदवारों को अभी से ही टेंशन में डाल दिया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती ने नैनीताल में उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। स्कूलों की छुट्टी में लोग शहर छोड़ रहे हैं, तो मतदान के दौरान हाईकोर्ट का शीतकालीन अवकाश वोटिंग कम होने की तरफ इशारा अभी से करने लगा है। इतना ही नहीं, इस दौरान बारिश, स्नोफॉल और कड़ाके की ठंड भी उम्मीदवारों के लिए टेंशन लेकर आने वाली है। अब इस सर्द मौसम में अपने वोटर्स को मतदान वाले इलाकों में ही रोकना उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। कई लोग अभी शहर से बाहर हैं और अभी न्यू ईयर के बाद उनके बाहर जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में मतदान का कम प्रतिशत होना तो प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं परेशान करेगा। जो वोटर हैं वो तो उनकी संख्या कम तो हो ही जाएगी, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा
मुझे लगता है वो अपने अपने वोटरों को बुलाने की कोशिश करेगा। टेंशन है कि वोट कम होगा? बिल्कुल टेंशन है कि वोट कम पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान को ऐसे वक्त रखा है जब नैनीताल शहर आधा खाली हो जाता है। 25,244 वोटर वाली नैनीताल पालिका में तो आधे वोट ही पड़ने के अनुमान है। तो वहीं पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और गढ़वाल में भी कई हिस्सों में स्नोफॉल और ठंड का सीधा असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ेगा। चिल्ला जाड़ा का जनवरी को कहते हैं, तो नैनीताल में तो बर्फबारी का, पूरे पहाड़ में बर्फबारी का मौसम है। अगर बर्फबारी दौरान हो गई तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा। अब कम से कम नैनीताल में तो चुनाव लड़ने से ज्यादा टेंशन अपने वोटर्स को रोकना साबित हो सकता है। चुनाव ऐसे मौसम में हो रहा है जब वोटिंग का अनुमान कम होने का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि यही फ्लोटिंग जनसंख्या कई लोगों के हार जीत का कारण भी बन सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और पहाड़ों में बर्फबारी से सभी चोटियां इस वक्त ढकी हुई हैं। चकराता क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 707A भी बाधित हो गया है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमा होने के कारण वाहन फंस गए हैं। नेशनल हाईवे को कड़ी मेहनत के बाद अब इसे खोल दिया गया है। अब टीम द्वारा मार्ग पर मिट्टी और चूना डालने का काम किया जा रहा है ताकि फिसलन को खत्म किया जा सके। भीमताल हादसे के घायलों से हल्द्वानी अस्पताल में गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। भीमताल बस हादसे में अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं घायलों को एयर एम्बुलेंस कर ऋषिकेश एम्स लाया गया है। घायल नेहा पंत को हल्द्वानी से ऋषिकेश एम्स भेजा जा रहा है। वहीं दूसरे घायलों को भी एक एक करके एम्स भेजा जा रहा है, जहां पर एम्स में विशेष डॉक्टरों की टीम इलाज करेगी। हादसे में 25 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से एक गंभीर घायल की और एक मौत हो गई है। सीएम ने घायलों को उचित इलाज के आदेश दिए हैं। बड़े संस्थान में ले जाने की आवश्यकता, उनको ले जाया जा रहा है। 2 यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उनका समुचित इलाज हो। जो इस घटना में, दुर्घटना में जो दिवंगत हुए, मैं उनको सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उत्तराखंड में 35 दिन बाद राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले हल्द्वानी में गेम्स की मशाल उत्तराखंड के 13 जिलों के लिए रवाना हो गई। ये मशाल देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आगाज का ऐलान है, जो 13 जिलों की तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा तय कर खेलों के शुभारंभ से ठीक एक दिन पहले यानी कि 27 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। इस मशाल को सीएम धामी ने अपने हाथों से खिलाड़ियों के हाथ में थमा दिया और इस मौके पर उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक करार दिया। आज कुमाऊं की इस पुण्य धरा से प्रारंभ होने वाली ये मशाल यात्रा न केवल प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि हमारे खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए और खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखना अब सरकारी ऑफिसर्स और कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। सरकार बकायदा इसके लिए पॉलिसी बनाने जा रही है ताकि कोई भी ऑफिसर, कर्मचारी हाथ में रहकर ही सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सके। देखिए इस तरह की रिपोर्ट। चुनाव का मौसम हो या किसी अफसर कर्मचारी का सरकार से कोई विवाद, कई बार अफसर कर्मचारी सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकालते हैं। नतीजा ये कि विवादित सोशल मीडिया पोस्ट से सरकार और शासन की किरकिरी होती है। तो कई बार चुनाव के दौरान अपनी मांगे मनवाने से लेकर
नेतागिरी चमकाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कई बार कर्मचारी, सरकार, मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव तक को नहीं बख्शते। ऐसे में अब कर्मचारियों और अफसरों की हद तय करने के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसमें दूसरे राज्यों की पॉलिसी भी देखी जाएगी। प्रॉपर एसओपी होने से ये फायदा होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स की स्थिति है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार एक कार्मिक विभाग इसमें एक ड्राफ्ट नीति बना रही है। अन्य राज्यों का भी उसमें परीक्षण करेगी और देखेगी कि किस तरह से इसमें सोशल मीडिया के लिए कार्मिकों द्वारा किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विवाद, शिकायत और राजनीति शिक्षा विभाग में देखने को मिलती है, जहां करीब 70,000 कर्मचारी हैं, तो अलग अलग संगठन सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखते रहते हैं। सचिवालय से लेकर पुलिस विभाग तक में कुछ कर्मचारी सोशल मीडिया को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु के मुताबिक नौकरी में अनुशासन सबसे जरूरी है, इसीलिए ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का क्या कहना है, वो भी सुनिए। क्योंकि एक डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसीलिए डिसिप्लिन वे में किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है, इसी के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी के लिए कहा गया है। कर्मचारी तो शुरू से ही कर्मचारी आचरण नियमावली से बंधा हुआ है और उसकी शर्तों का पालन उसे करना ही होता है, और जब वो ज्वाइन करता है उसी समय उससे लिखवा करके एक एफिडेविट भी लिया जाता है कि आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कर्मचारी इस तरह का इसका दुरुपयोग करता है सोशल मीडिया का। यदि कहीं कोई कर रहा है तो फिर उसके लिए वो अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल बढ़ा है, तो इसको लेकर सवाल भी बढ़े हैं। ऐसे में सरकारी अफसर, कर्मचारी सोशल मीडिया में क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं, और कोई ऐसी बात तो बिल्कुल बैन होगी जिसमें सरकारी कर्मचारी, सरकार, मंत्री और शासन के अफसरों पर व्यक्तिगत हमला करके विवादित कमेंट करता हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अगले महीने गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड के साहसिक किलों पर आधारित झांकी देखने को मिलेगी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक झांकी का चयन एक एक्सपर्ट कमेटी ने उनके डिजाइन, संगीत, थीम और दूसरे कई पैरामीटर के आधार पर किया। इसमें उत्तराखंड की खास कला ऐपण भी नजर आएगी। उत्तराखंड समिति देश के 15 राज्यों की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिलेगी। ऋषिकेश से खबर लेते हैं, जहां पर 3 युवक अचानक नदी के बीच में फंस गए। एसडीआरएफ तुरंत ही मौके पर पहुंची और राहत अभियान चलाकर तीनों को बचा लिया गया। सकुशल तीनों को नदी से बाहर निकाल लिया गया। यहां ऋषिकेश के पास राफ्टिंग जोन, फूल चट्टी, गोल्फ रैपिड के पास 3 लड़के घूमने आए थे। अचानक नदी का जस्तर बढ़ गया, जिससे तीनों ही लड़के नदी के बीच में पत्थर में फंस गए। एसडीआरएफ को जैसे ही खबर मिली, तुरंत टीम वहां पर पहुंची और तीनों को निकाला। तीनों युवक ऋषिकेश के श्यामपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में मुस्लिम छात्रों के लिए जुमे की नमाज के लिए दी गई छुट्टी ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में शिक्षकों ने एसडीएम को रिपोर्ट दी कि कॉलेज में आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यकर्ता सूरज चौधरी के पक्ष में आ खड़े हुए। उन्होंने मांग की कि शिक्षक मुस्लिम छात्रों को इस तरह की से छुट्टी देना बंद करें और स्कूल को सरकार के नियमों के हिसाब से चलाएं। उस विषय को तुलना दिया जाए, जो अनियमितता थी समुदाय विशेष के छात्र छात्राओं को अवकाश मिल रहा है। तो ऐसे तो जो बाकी सनातनी वहाँ पे छात्र छात्राएं हैं 70-75%, वो भी जो है मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग करेंगे। सूरज चौधरी कोई अपराधी नहीं है कि पुलिस ने कान पकड़ा और जेल भेज दिया। वो विश्वव्यापी भारत जिसका केंद्र है, ऐसे विश्वव्यापी विश्व हिंदू परिषद का जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ता है।